बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लाइफ में ग्रेटिट्यूड देने में कुछ नहीं जाता है। प्रोफेशनल राइवलरी हो सकती है आपकी, बट आपको ग्रेटिट्यूड कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसकी तारीफ करेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि अगर उसके अंदर आपके प्रति थोड़ा बहुत भी नेगेटिविटी होगी तो वो धीरे धीरे चली जाएगी। तो इसलिए किसी कोई अच्छा काम करता है तो उसको बधाई देने में कोई हर्ज नहीं है। आप भी अच्छा काम कर सकते हैं, आप जब करेंगे तो दूसरे लोग बधाई देंगे। आज आप डिग्री ले रहे हैं। अभी मैं सोच रहा था बैठ के ये आपके हमारा परिचय पढ़ने के लिए उन्होंने पूरा पन्ना लिखा था। मैंने कहा पूरा नहीं लिखना, तो शुरू वाला बता देना। 1987 में हमने बीटेक किया, 87, 38 साल हो गए। तो जो स्थितियां 38 साल में हम लोगों के लिए थी वो स्थितियां आपके लिए नहीं है। हमारे लिए न तो अपॉर्चुनिटी थी न चुनौती थी, दोनों नहीं थी। संख्या भी बहुत कम थी, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बहुत कम थे, चुनौती भी नहीं थी और न कोई अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी। गवर्नमेंट सेक्टर की अपॉर्चुनिटी थी और या तो आप रिसर्च करिए, उतना आज की डेट में जो इनोवेशन इन सब पे जोर दिया जा रहा है वो उस समय नहीं था। लेकिन आपके लिए दोनों बराबर है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। ग्लोबलाइजेशन हो गया है। जब टीवी का आविष्कार हुआ था उसके 48 साल के बाद देश में टीवी आई थी। आज एप्पल का फोन कल लॉन्च होता है, दूसरे दिन इंडिया में चालू हो गया। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास बराबर है, बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। बट इसके साथ चुनौतियां भी आपके साथ हैं। चुनौतियां कई तरह की हैं, कुछ सामने से आएंगी, कुछ पीछे से आएंगी, कुछ साइड से आएंगी। आपको डॉक्टर साहब ने कुछ टिप्स दिए, वो भी आपके लाइफ की चुनौतियों का ही हिस्सा है। जो उन्होंने कहा कि ये मत करना, ये ऐसे करना, ये सारी चुनौतियां आपके सामने आएंगी। इन चुनौतियों को कैसे ओवरकम करोगे आप, ये आपके लिए आपकी एबिलिटी पर निर्भर करता है। और निश्चित तौर पर आप इस संस्थान के अच्छे छात्र हैं और संस्थान के काफ़ी पुराना इतिहास है। मैं एक डॉक्टर साहब को शायद याद नहीं होगा, 2001 में मैं इस संस्थान का इंस्पेक्शन करने आया था। तब पता नहीं मुझे सड़क वड़क की कोई याद नहीं थी कि किस तरह से हम इधर आए, बट 2000 में मैं इस संस्थान में आया हूँ। आप सोचिए 2001 में ना, 2001 में आपका था एक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सीट डॉक्टर साहब पढ़ा रहे थे, तो उसके लिए हम लोग आए थे। डॉक्टर केवी नायक वर चेयरमैन। तो आप सोचिए इतना 25 साल से ज़्यादा साल हो गए इस संस्थान को, तो निश्चित तौर पे अच्छे लड़के होंगे, आपका एलुमनाई बेस बहुत अच्छा होगा। जो लाइफ में आपको चुनौतियाँ आएंगी उसके लिए एक मैं सभी को बताता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ। गीता में 700 श्लोक हैं। जिन्होंने गीता के बारे में जानते हैं वो सब जानते होंगे, 700 श्लोक हैं। और पूरी गीता में पहला श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र ने बोला है। पूरे 700 में केवल धृतराष्ट्र का पहला जो श्लोक है वही पहला और अंतिम था उनके लिए। उस श्लोक में वो लाइफ में संस्कृत में है, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। पवित्र स्थल कुरुक्षेत्र में हमारे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों में युद्ध होगा, ये उनका प्रश्न है। देखिए, धृतराष्ट्र राजा थे, उन्होंने आदेश दिया था कि लड़ाई होगी। पांडव तो कह रहे थे कि 5 गांव भी दे दो, हम संतोष करेंगे। उन्होंने कहा 5 गांव भी तो लड़के लेना पड़ेगा। तो एक राजा है, एक लीडर, मैं राजा का मतलब एक लीडर से है। एक लीडर ने निर्णय लिया है कि लड़ाई होगी, तो कौन मना कर सकता है कि नहीं होगी। लेकिन धृतराष्ट्र के मन में एक संशय था कि लड़ाई होगी। इससे हम लोग 3 इन्फ्रेंस ड्रा करते हैं जो धृतराष्ट्र ने बोला। पहला इन्फ्रेंस ये था कि ही वॉज डाउटफुल ऑन हिज डिसीजन। जो राजा जिसने आदेश दिया है कि लड़ाई होगी, प्रजा को लड़ना है, सेना को लड़ना है, सेनापति को लड़ना है, तो वो कैसे ये कह सकता है कि संजय बताओ कि युद्ध होगा। अरे युद्ध तो होना ही है, आप राजा हो, अगर नहीं तो आप बेकार हो गए। फिर डिसीजन नहीं हुआ। ही वॉज डाउटफुल। दूसरा था ही वॉज फियरफुल। फियरफुल क्यों थे? उन्होंने अपनी 100 बच्चों की कुंडली दिखाई थी ज्योतिषाचार्यों को। सभी ने ये कहा था कि आपके 100 के 100 बच्चे मारे जाएंगे। तो एक फादर के नाते ही वॉज फियरफुल। उनको ये लग रहा था कि कहीं ये ही तो नहीं आकेजन है जब हमारे सभी बच्चे चले जाएंगे। तो एक फादर के नाते ही वॉज फियरफुल।
और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ही वॉज पार्शियल। एक राजा कभी ये नहीं कह सकता कि हमारे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों में युद्ध होगा, क्योंकि राजा के लिए तो सभी पुत्र बराबर है, पूरी प्रजा बराबर है, उसके अपने पुत्र के बराबर का स्टेटस उसके एक आम नागरिक के लिए भी होना चाहिए। तो ये तीन चीजें लाइफ में आपके सामने आएंगी। कभी भी डिसीजन पर डाउटफुल नहीं रहना। कोई भी डिसीजन लो, खराब भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ यू आर डाउटफुल ऑन योर डिसीजन, इट इज गोइंग टू अफेक्ट द नेक्स्ट डिसीजन कैपेबिलिटी। आप उसमें कमजोर पड़ने लगोगे। डिसीजन जरूरी थोड़ी ना। अभी देखिए, आप लड़ाई हुई है दो देशों के बीच में, जो भी डिसीजन हुआ आउटकम तो नहीं आया, तो डिसीजन हुआ, अब ब्लेम गेम चलता रहेगा, बट लड़ाई तो हो गई। तो डिसीजन लेने में कभी डाउटफुल नहीं करना। और दूसरा, जब डिसीजन लेना तो नेवर बी फियरफुल। डर के कोई आप डिसीजन लोगे वो कभी पूरा नहीं होगा और उस अपने अंजाम तक नहीं जाने वाला है। और आप जब अपने समाज में नेतृत्व करोगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन का हेड करोगे, नेवर बी पार्शियल। हमारा जैसे क्या होता है कि पुराने हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनको कुछ लोगों ने कहा कि अरे अब तो आपके पास चमचों की भंडार होगी। बोले नहीं, डाइनिंग टेबल पर चमचे और कांटे दोनों की जरूरत है। तो आपके पास पार्शियल होंगे तो आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आपके पास एक कोठरी आएगी। हम लोगों ने भी एडमिनिस्ट्रेशन देखा है, तो एक कोठरी होती है, वो आपको चारों तरफ से पहले घेर लेती है, तो वो फिर क्या होता है, वो हमारे ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं, तब पार्शियलिटी शुरू होती है। आपके आसपास जो लोग होंगे वो गलत काम भी करेंगे तो आपको अच्छा दिखेगा, और किसी का अच्छा काम भी आपको गलत दिखाएंगे वो लोग। तो इसलिए आप अपने विजडम को यूज करना। तो ये गीता का जो पहला श्लोक है, और आपको बताऊं इसी श्लोक ने पूरा महाभारत सेट किया है। अदरवाइज राजा को तो डाउटफुल होना नहीं चाहिए था, फियरफुल नहीं होना चाहिए था, और पार्शियल नहीं होना चाहिए था। अगर पार्शियल नहीं होते धृतराष्ट्र तो शायद लड़ाई नहीं होती, पूरा जो भी हुआ नहीं होता। तो ये आपके लिए पहला मार्गदर्शन है।